हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है या जो एक्साइटिंग क्वेश्चन है उसके बारे में समझेंगे, जिससे हम जानते हैं ओम्स लॉ या ओम के नियम के बारे में। तो इस ओम के नियम में का जो शुरुआत की थी 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के नाम पे इस नियम को ओम्स लॉ भी कहा जाता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो हमारा विभवांतर है और जो हमारी करंट फ्लो कर रही है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम किया था। तो उसी रिलेशनशिप को आगे चलकर ओम्स लॉ के बारे में रूप में जाना गया। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके थोड़ी देर बाद में, बट उसके पहले हम लोग इसका जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु ताप का ताप समान होना चाहिए या रहना चाहिए। मतलब अगर आपका जो वायर है उसका टेम्परेचर आप सेम रखें तो उस कंडीशन में जो वायर है उसके अराउंड जो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो करंट उसमें से फ्लो कर रही होगी वो दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होंगी या एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो वही चीज़ हमने इंग्लिश में भी लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same या remains constant। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा V और I है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली एनालाइज भी करेंगे और एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप भी सोचेंगे जिसमें करके हम इसे देख पाएँ कि ऐसा एक्चुअली में होता है या नहीं होता है। हम लोग एक सैम्पल यहाँ पे हमने सर्किट बनाया है। सर्किट में क्या है, हमने एक कम्बिनेशन ऑफ सेल्स मतलब एक बैटरी लगाई है, फिर हमने एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है R वैल्यू का, और उसके साथ हमने रेजिस्टेंस के दोनों अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है, और इधर हमने एक एमीटर लगाया जो करंट फ्लो को मेजर कर सके। और यहाँ पर आपका एक प्लग स्विच है या प्लग की है, स्विच की तरह जो एक्ट कर रहा है, और इसको हमने क्लोज कर दिया या बंद कर दिया। जब आप इस स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। जब अलग अलग वोल्टेजेस के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे, मतलब वोल्टेज आपका वोल्ट मीटर से मेजर होगा और करंट आपका एमीटर से मेजर होगा, तो एक काइंड ऑफ आपको एक चार्ट मिलेगा। तो इस चार्ट को जब आप प्लॉट करेंगे अलग अलग वैल्यूज ऑफ V के लिए, तो काइंड आपको एक इस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और हमारा रिलेशन भी जो बताता है वो क्या बताता है कि V जो होगा हमारा I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दैट केस हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ओम्स लॉ है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए हम लोग एक सिमुलेटर का यूज करेंगे, जिससे मैं आपको अलग अलग V के केस में क्या I की वैल्यू आ रही है वो मैं दिखा दूंगा। बट अभी के लिए आपको मानना है कि ये V और I का जो वैल्यू आ रहा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ को प्रोजेक्ट करेगा। तो इन दैट केस आपका V इक्वल टू I का रिलेशन इस्टेब्लिश होता है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ता जाएगा, और ये रिलेशन आपका स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए। अब जब इसको हम इक्वेट करना चाहें तो V इज इक्वल टू IR का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब आप जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिमूव करने के लिए आपने एक कांस्टेंट R को इंक्लूड किया, और ये जो R है ये आपका होता है रेजिस्टेंस, या जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे क्रूशियल रिलेशन होता है V इज इक्वल टू IR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू विद्युत धारा मल्टीप्लाइड बाई प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक, जो भी प्रतिरोधक की आपकी वैल्यू होती है। तो इस रिलेशन को आप हमेशा याद रखेंगे कि V इज इक्वल टू IR, एंड V को आपको अकाउंट करना है एक पर्टिकुलर जो स्पेस है उसके बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है आपकी I, और उस पर्टिकुलर स्लैब का रजिस्टेंस है R। तो ये पार्टिकुलर V इक्वल टू IR जो होता है एक पार्टिकुलर स्टेज या एक पार्टिकुलर एरिया के लिए मैटर करता है। जैसे यहाँ पे हमारे इस स्पेस के लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग R की वैल्यूज के लिए ये आपके रिलेशन सही तरीके से होल्ड करते हैं। तो V इक्वल टू IR आपको हमेशा याद रखना है कि ओम्स लॉ आपके हर कंडीशन में भी, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, जहाँ विभवांतर आपके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब उसको रिमूव करना चाहेंगे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमारा रिलेशन आएगा V इक्वल टू IR। सो बच्चों, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ओम्स लॉ की, जिसमें हमने इक्वेशन पढ़ा V इज इक्वल टू IR। अगर इससे हम निकालें तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई I, और ये R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट होता है हमारा ओम, OHM, या इसको हिंदी में लिखते हैं इससे, और ये ग्रीक लेटर है जिसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं।
तो किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है और ओम्स में बात होती है। कई बार आप मार्केट में जाते होंगे तो बताया जाता होगा कितना किलो ओम का रेजिस्टेंस है, कितना मेगा ओम का है। तो किलो मेगा वगैरह उसकी यूनिट्स में आप इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्वांटम को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, बट बेसिक यूनिटी आपकी जो होती है वो होती है ओम की बात। सो अगर हम एक ओम को डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। मतलब किसी पार्टिकुलर सर्किट में अगर 1 वोल्ट का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस लागू किया जाए तो उस कंडीशन में जो करंट अगर फ्लो 1 एम्पियर हो तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा। मतलब कोई सर्टेन सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपके दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट हो, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम या 1 ओम के इक्विवेलेंट होगा। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं आसानी से कि 1 ओम का मतलब क्या है, किसी दो टर्मिनल्स के बीच में अगर विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो आपके सर्किट का जो प्रतिरोधक होगा वो 1 ओम के इक्विवेलेंट होगा। सो होपफुली आप इतना कुछ समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस मतलब वोल्ट बाय करंट, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है हमारा ओम, और उसको डिफाइन करते हैं हम 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर से। ओके, देन हम आते हैं जो मार्केट में आप रेजिस्टेंस देखते हैं तो उसमें आप अगर रेजिस्टेंस को देखेंगे, मैं आप कोशिश भी करूंगा कि आपको एक रेजिस्टेंस का सैंपल दिखा सकूं। तो रेजिस्टेंस जब आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, 4 बेसिक कलर्स के फॉर्म में आपका रेजिस्टेंस होता है, जिसको आपको 11th में डिटेल्स में पढ़ना है। मैं बेसिक इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये चारों कलर के अंडरस्टैंडिंग से आप बेसिकली आप उसका वो बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसलिए वो 4 कलर का एक प्रॉपर 4 कलर कोडिंग स्कीम के माध्यम से आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू याद की जा सकती है। और रेजिस्टेंस के साथ ये है कि जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो किलो ओम मेगा ओम रेजिस्टेंस का जो आप सुनते हैं, तो किलो ओम रेजिस्टेंस की जब आप बात करेंगे, जब 1 किलो ओम की बात करेंगे इसका मतलब हो जाएगा 10⁻³ ओम्स का। और 1 मेगा ओम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁶ ओम्स का। तो आपका किलो मेगा एज सिमिलर टू जैसे लीटर और केजी में आप यूज करते हैं या ग्राम में जैसे यूज करते हैं, उस तरह से ही आपका किलो मेगा यहाँ पर भी काम करता है। तो आप होपफुली ये सारी चीज़ समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस को पहले तो रेजिस्टेंस को अगर समझना है तो रेजिस्टेंस जब लेते हैं तो उसमें अलग अलग कलर जो दिखते हैं उन कलर कोडिंग के बेसिस पे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आप किलो ओम मेगा ओम की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है 10⁻³ ओम्स या 10⁻6 ओम्स, डिपेंडिंग ऑन कि किलो लिखा है या मेगा लिखा है। तो इस तरह से इवन साथ में आप कई बार मिली ओम भी जानते हैं, तो 1 mΩ ऐसे लिखा हो तो ये 10⁻³ ओम्स के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू है कि रेजिस्टेंस किस तरह से जनरल मार्केट में आपको किस तरह से देखने को मिलता है। तो होपफुली आप इतनी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट होगा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपकी धीरे धीरे क्लियर आउट हो जाएंगी।